7th में शुरू हो जाओ बेटा, आ जाओ। रेज का मतलब, चलो मैं अब नेक्स्ट वो कैप का शीट में आ रही हूं। रेज का मतलब लिख लो गुस्सा, ठीक है। और डोमिटेबल, डोमिनेट से बना है, डोमिनेट, दबाना, डराना, किसी को दबाना, उस पर शासन। दूसरा है, हम मैकबर का कोई रूट है नहीं, हम उसको हिंदी से रूट से सोचते हैं, इसलिए मैं मैकबर का कोई रूट नहीं लिखूं, ठीक है। अब चलो आ जाओ। क्लास में वो कैब है मतलब बेटा, क्लास में तो वो कैब करा रही हूँ, और क्या। चलो सुनो ध्यान से बेटा, सुनो, ऐसे याद रखना इसको। अगर हम मैकबर को ऐसे याद रखें कि मैकबर को जैसे हिंदी में मकबरा से सोच ले, है ना, किसी जगह में अगर किसी का मकबरा बना हो, कैसा फीलिंग आएगा आपको। थोड़ा सा रात में जाओगे डर लगेगा, भूतिया सा फीलिंग आएगा, कुछ अनप्लेजेंट सा लगेगा, लगेगा वहां पे रुके नहीं, हॉरिबल सा जैसे लगता है वो। याद करो ना, जैसे कोई भी भूतिया पिक्चर याद करो जहां पे मकबरा हो, है ना, तो क्या कहोगे कि एकदम डर सा लगता है वहां पे, अनप्लेजेंट सा फीलिंग आता है, एक हॉरिबल जैसे हॉरर सब मूवी का लगता है ना। तो हॉरर मूवी का सोचो तो हॉरिबल, हॉरेंडस याद हो जाए। हॉरर, हॉरिबल, हॉरेंडस, अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, जैसे लगता है घोस्ट है, तो घोस्ट से हमें घास्टली याद रहेगा। हम ऐसे देखो बेटा, इसको एच साइलेंट है, ये बोलते हैं गास्टली, लेकिन हम ऐसे घोस्ट घास्ट लिख देते हैं ताकि याद रहे, है ना। घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत, है ना, तो वैसा फीलिंग आता है, गास्टली फीलिंग आता है, लगता है जैसे छिप जाऊं कहीं जाके, हीडियस, हाइड देख रहे हो इसमें वर्ड, बदन में झुरझुरी से दौड़ जाती है डर के मारे। स्पाइन का मतलब वही होता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है। चिलिंग मतलब ठंडा पड़ जाना। तो ये सारे वर्ड में आपको एक फ्राइटनिंग सा, एक स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग सा, अनप्लेजेंट सा फीलिंग होगा। इसलिए सिनोनिम क्या हुआ मैकबर का, फ्राइटनिंग, अनप्लेजेंट, हॉरिबल, हॉरेंडस, रिपग्नेंट, ग्रूसम, गैस्टली, हीडियस एंड स्पाइन चिलिंग। देखो ठीक है। अपॉलिंग, ओके, अपॉलिंग भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अपॉलिंग, ठीक है। मोहित स्पेलिंग सही कर लो। नेक्स्ट आओ, आउटरेजियस। बेटा कुछ ऐसा काम देखा मैंने कि मैं गुस्से से बिल्कुल आउट हो गई, इतना गंदा। भाई निर्भया केस को देख के क्या हुआ, इट वॉज एन आउटरेजियस एक्ट। ऐसा था कि देखकर गुस्सा आ गया कि यार ऐसा कैसे कोई कर सकता है किसी के साथ। इसीलिए आउटरेजियस का मतलब होता है जो क्रोध पैदा कर दे, क्रोध जनक जिसको कहोगे। कार्नेज का मतलब बेटा किलिंग ऑफ पीपल आता है, कार्नेज कहां से आ जाएगा यहाँ। क्रोध जनक जिसको कहोगे इंसल्टिंग, शेमफुल, एट्रोशियस, ऑब्नॉक्शियस, हीनियस, हीनियस नहीं है।
क्लियर? अब अगर आप देखो तो मैकबर और आउटरेजियस कई बार सिनोनिम में आया भी है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है, ये बहुत ही अनप्लेजेंट सा फीलिंग करता है और ये आपको गुस्सा दिलाता है। इतना गंदा ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो देखो आउटरेजियस का हमने क्या कहा, एबनॉक्शियस, शेमफुल, एट्रोशियस, एनोइंग, इंसल्टिंग, ये आउटरेजियस का हो गया। ठीक है बेटा, एबोमिनेबल जो है ना, एबोमिनेट से बना यानी कोई चीज को आप नापसंद घिन करते हो, उसको गंदा लगता है ना, बहुत खराब लगता है, वो एबोमिनेबल होता है। ऐसे ही आउटरेजियस जितने एक्ट्स होते हैं, वो जो आपको गुस्सा दिलाए बेटा, वो एबोमिनेबल तो होगा ही होगा, क्योंकि वो इतना घिनौना काम होता है कि उसको देखकर गुस्सा आ जाए। इसीलिए आउटरेजियस का सिनोनिम में एबोमिनेबल आएगा, जिसका मतलब अगेन वही अनप्लेजेंट है। तो देखा जाए ये सारा का सारा एक तरह से देखोगे तो सिनोनिम है। बार्बरिक का मतलब होता है बेटा बर्बर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, बर्बरता जिसमें आपको क्रुएल्टी दिखेगा। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क नहीं यहाँ पे, ग्रोटेस्क, ग्रूसम, मैकबर, रिपग्नेंट, है ना, रिपल्सिव भी कह सकते हैं, जिसको देख के मन करे कि भाई भाग जाऊं मैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा वहां पर रहना। ठीक है, देखो, है ना, जैसे मैंने कहा रेज मतलब गुस्सा, भाई रेज खुद ही आया हुआ है एग्जाम में, एंगर का सिनोनिम में। ठीक है, एबोमिनेबल, एबोमिनेट, नफरत करना, घिन घिन करना। शोविनिस्ट, बेटा शोविनिस्ट ऐसे लोग होते हैं, शोविनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, जैसे अपना जेंडर को लेकर, भाई मैं तो मर्द हूं, या मैं तो अमेरिकन हूं, मैं तो ब्रिटिश हूं, या अपना देश को लेकर उनको घमंड हो जाता है ना, वैसे लोग शोविनिस्ट हो। शोविनिस्ट ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं अपने जेंडर का, या अपने धर्म का, ना धर्म नहीं, अपने रेस का, अपने जहां के है वो। जैसे देखो ब्रिटिश ने हम पर राज किया है, तो वो अगर यहाँ आके अपने जेंडर पे घमंड खाएगा तो घमंड खा सकता है ना, क्योंकि उसने हम पर राज किया हुआ है। तो वो कहोगे, फिर आप उसको क्या कहोगे, इज अ शोविनिस्ट, मतलब ये अपने रेस, अपने अ, जिस नस्ल का है उस पर ये घमंड खाता है। ठीक है, शोविनिस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट आ इनडोमिटेबल। व्हाट इज इनडोमिटेबल? डोमिनेट करना मतलब दबाना उसको, उस पर राज करना, उस पर शासन दिखाना, है ना। इनडोमिटेबल नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, तुम उसको दबा के दिखा दो पहले। भाई वो निडर है, वो किसी से नीचे नहीं दबता, वो इनडोमिटेबल है। ऐसे लोग इम्पॉसिबल होते हैं टू बी डिस्करेज्ड और डिफीट। इनविंसिबल जिसका मतलब आता है इंग्लिश में जिसको हराया ना जा सके, अजय। इनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल का मतलब होता है जिस पर कब्जा ना किया जा सके, है ना, यानी कि उस पर आप उस देश पर कब्जा नहीं कर सकते, यानी उस व्यक्ति को आप हरा नहीं सकते हो। पीठ का मतलब बेटा पीटना नहीं होता है, खाली हराना होता है। तो अनबीटेबल का मतलब जिसको हरा नहीं सकते, एंड अनअसेलेबल, सब का मीनिंग एक ही है, जिसको पा नहीं सकते, जिसको दबा नहीं सकते, जिस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जिस पर कब्जा नहीं कर सकते, जिसको हरा नहीं सकते। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो इनडोमिटेबल होते हैं, क्योंकि निडर होते हैं, वो किसी के अंडर नहीं आने वाले। ओके, इंट्रपिडो बिल्कुल सही है, सिनोनिम लिख सकते हो। निडर, और क्या कह रहे हो? नेक्स्ट आओ। इसमें और कुछ है भी नहीं आपका, कोई भी इसमें रूट नहीं है इस पेज में खासकर। गट्सी कौन है जिसमें गट्स है?
मतलब अरे गट से तो भाई आप कहीं भी चले जाओगे, ब्रेव हो आप, है ना, आप ब्रेव हो, गैलेंट, वेलिएंट, देखो ध्यान से, सारा सिनोनिम है। फियरलेस, करेजियस, ये क्या है, इसका मतलब होता है वीर, बहादुर। गट्स वाले, गैलेंट, वेलिएंट, सिनोनिम है ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वैलरस, क्योंकि वैलर है उसमें, तो इसको हम कह सकते हैं लायन हार्टेड। ठीक है, ये हिम्मती होते हैं, जिनमें बहादुरी हो वो ब्रेव होते हैं, इसीलिए ब्रेवरी नहीं, ब्रेव लिखा हुआ है। ब्लेस, अगर कोई आपको ब्लेस करता है तो क्या क्या कहता है, आपको ब्लेस करते वक्त हम आपकी ब्लिस की प्रार्थना करते हैं, याद रखना। जब आपको कोई ब्लेस करता है तो आपकी ब्लिस की प्रार्थना करता है, खुश रहो, मतलब हैप्पीनेस चाहता है आपके लिए, इसीलिए ब्लिस का मतलब हो गया हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का सिनोनिम जॉय, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली, ये सब क्या है, ये सब सिनोनिम है ऑफ ब्लिस। ब्लिस का मतलब खुशी, ठीक है। क्या है, शिवलरस, अच्छा शिवलरस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हालांकि शिवलरस का एक और मीनिंग आ जाता है, जो महिलाओं के प्रति सम्मान से बात करता है ना, उसके प्रति सम्मान रखता है, वो भी शिवलरस होते हैं, ठीक है। ग्लैड एंड जुबिलेंट, तो फिर जुबिलेशन कह सकते हो, जुबिलेशन सेलिब्रेशन हो जाता है बेटा, लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। हम एडजेक्टिव नहीं चाह रहे हैं, जॉय लिखा हुआ होगा, जॉयफुल तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन चाहिए था। ब्लिस का मतलब होता है कंप्लीट हैप्पीनेस, यू कैन से हैप्पीनेस, जॉय, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली एंड जुबिलेशन, ठीक है। स्पाउस, देखो आप कई बार होता है जब आप देखोगे हमारे पार्लियामेंट में कोई एक प्रस्ताव रखता है और उसको सब उसका अनुमोदन करते हैं, सो दे सपोर्ट एंड एस्पाउस दैट बिल। एस्पाउस का मतलब हुआ टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर अ कॉज, बिलीफ, बिल एटसेट्रा। एस्पाउस इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है समर्थन करना, अनुमोदन करना, ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर या दूसरों को दुखी करके खुश होते हैं, है ना, चाहे वो फिजिकली हार्म करे या मेंटली आपको परेशान करे, लेकिन आप जब दुखी होगे ना तो वो खुश होंगे। ऐसे लोग दूसरों को सैड करके खुश होते हैं, उनको हम सेडिस्ट कहते हैं। देखो, सेडिस्ट क्या है, दूसरों को जो सैड करके खुश होते हैं। हाँ, एंडोर्स पूजा कह सकते थे इसको, एंडोर्स। सैडिस्ट मत बोलना, इट इज सेडिस्ट। दूसरों को सैड करके खुश होते हैं वो सेडिस्ट होते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, मैसोकिस्ट है बेटा, मैसोचिस्ट नहीं है, इट्स मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट होते हैं जो दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते, खुद को तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं। उनका एक कोई हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस होता है, वो खुद को जब चोट पहुंचाते हैं ना, तो फिजिकल जब उनको जब चोट लगता है तो उनको मेंटल एक तरह का हाई मिलता है, इसीलिए मैसोकिस्ट जो होते हैं वो दूसरों को नहीं, खुद को चोट पहुंचा के खुश होते हैं। अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन कॉजिंग पेन एंड सफरिंग टू हिमसेल्फ, ठीक है ना, स्पेशली इसमें उनको किस तरह का फिजिकल प्लेजर मिलता है। देखो, टर्न कोट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जब पहले जमाने में जब लड़ाइयां होती थी ना, दो दो पक्षों की सैनिकों की, तो अगर एक हारने लगता था, यानी एक राजा के सैनिक हारने लगते थे, तो जनरली क्या करते थे वो फटाफट उतर के जो दूसरे देश के सैनिक हैं उनके कपड़े या कोट, जनरली जो हॉर्सेस पे बैठते थे ना, वो खाली ऊपर से अपना एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रखते थे, ताकि अपने सैनिक कम से कम पहचाने जाए कि हमारे सैनिक कौन है ना। तो वो क्या करते थे, फटाफट ऊपर का कोट चेंज कर ले, ठीक है, ताकि जो जीता हुआ सैनिक है कम से कम उनके साथ निकल ले, जान तो बच जाए। तो ये कहलाता था टर्न कोट, ऐसे लोग जो अपने दल को छोड़कर दूसरे के दल में शामिल हो जाए। इसका सिनोनिम है एपोस्टेट, डेसर्टर। टर्न कोट, एपोस्टेट और डेसर्टर, ठीक है, क्लियर। डिसइंटरेस्टेड,
और अनइंटरेस्टेड, बेटा दोनों वर्ड बना है इंटरेस्टेड से। अगर इंटरेस्टेड हो आप, बोलोगे मुझे मतलब नहीं यार, मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो आप अनइंटरेस्टेड हो। डिसइंटरेस्टेड अलग चीज होता है। डिसइंटरेस्टेड होते हैं जिसको दोनों पक्षों में इंटरेस्ट नहीं। जब दोनों पक्षों में इंटरेस्टेड नहीं होता वो, तो वो निष्पक्ष होता है। जैसे जजेस को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, उनको निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका सिनोनिम है नॉट बायस्ड। ठीक है, अब आओ एक रूट में, दैट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है, छिपा हुआ। और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी ऐसी चीज लिखना जिसमें जो आप बताना चाह रहे हो उस सबको समझ में नहीं आए, बल्कि सिर्फ आप जहां पढ़े हो या जहां आपने वो भाषा सीखी है बस उनको ही समझ में आए, वो क्रिप्टोग्राफी होता है। सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी कूट लेखन होता है, यानी ऐसे सीक्रेट राइटिंग्स लिखना, मैसेजेस लिखना जो सबको समझ में नहीं आता है ना। जैसे पिक्चर आप राजी देखे हो, उसमें आलिया भट्ट क्रिप्टोग्राफी सीख के गई थी, है ना। उसके बाद वहां से वैसी उसी भाषा में लिख के भेजती थी। ठीक है, एनक्रिप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्ट? एनक्रिप्ट का मतलब उसी कूट भाषा में, वही हिडन लैंग्वेज में किसी चीज को डालना। जैसे आप जब अपना कंप्यूटर खोलते हो और आके आपके कोई काम करके आपका कंप्यूटर को ठीक करता है, आप देखोगे बहुत सारे कोड्स दिखेंगे आपको, वो समझ में आता है। उसमें कुछ एनक्रिप्टेड होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स जिसके कारण आपके कंप्यूटर्स आप रन करते हैं। तो एनक्रिप्ट का मतलब होता है टू चेंज some information from one form to another। क्यों? to hide the meaning, है ना। जनरली हाइड करने के लिए इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं वो यूज करते हैं स्पाइस वगैरह भी, जासूस। वो एनक्रिप्ट कर देते हैं अपने सारा इंफॉर्मेशन किसी ऐसे लैंग्वेज में जो दूसरों को समझ में ना आए। अब देखो, सारा क्रिप्ट से बना हुआ है, इसमें जो नया वर्ड है उसको मैं लगा दूं खाली, वरना क्रिप्टो तो समझ ही गए हिडन है। क्रिप्टिक लैंग्वेज में क्या बताया है मैंने, राजी पिक्चर में आर्यभट्ट को क्रिप्टोग्राफी सिखाया गया था, और वो वहां पाकिस्तान पहुंच के क्रिप्टिक लैंग्वेज में अपने इंफॉर्मेशन, अपने सूचना, गुप्त सूचना वहां से भेज। क्रिप्टोलॉजी यही तो है, जब आपको ऐसा सिखाया जाता है कि भाई आप उसको पढ़ के समझ सको और लिख सको। ग्राफी में लिखते हैं और लॉजी में उसको पढ़ के समझते हैं। तो क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कोड्स और द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग देम। जिनको क्रिप्टोलॉजी आता है ना, वही क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग, हिडन मीनिंग खोज कर निकाल पाता है। क्रिप्टोग्राफी में कौन सा क्रिप्टिक मैसेज छिपा हुआ है, उसमें आपके दुश्मन ने कौन सा मैसेज को एनक्रिप्ट किया है। देखो वर्ब, एडजेक्टिव सब यूज कर रही हूं मैं, ठीक है ना। फाइन, वो पता लगाते हैं वो लोग जो क्रिप्टोलॉजी में माहिर होते हैं। और जब हमारे जासूस यहां से जाते हैं बाहर, तो बेटा जनरली वो एक क्रिप्टोनिम रखते हैं। क्रिप्टोनिम का मतलब होता है हिडन नेम, उनका सही नाम नहीं होता। उनका जो नाम रहता है वो नाम ऐसा रहेगा कि पता नहीं चलता है कि ये हमारे देश का है, या मतलब एक्चुअल नेम नहीं रहेगा। जैसे यहां से जितने जासूस जाते हैं पाकिस्तान, वो बेटा सब कोई मुस्लिम नाम रख के जाते हैं, है ना। और उनका एक मुस्लिम नाम रख के जाते हैं, बेटा वो नाम सही नहीं रहता है, लेकिन उन सब का एक क्रिप्टो नेम रहता है, दैट इज एक हिडन नेम रहता है, जिससे जाना जाता है अच्छा ये टाइगर के नाम से जो है, इसका नाम तो ओरिजिनल यहाँ पे ये। आपके सैनिक जो मर के आते हैं बेटा, उनको सम्मान जलाया जाता है, लेकिन ये क्रिप्टो निम वाले जो जासूस होते हैं ना, जब वहां मर जाते हैं तो उस देश की सरकार भी ये दावा नहीं करती कि हाँ ये जासूस मेरा है। जासूस को कभी भी कोई
देश स्वीकारता नहीं है, उनको बहुत बुरी बहुत मरते हैं वो, और वो वैसे जला दिए जाते हैं या दफना दिए जाते हैं, क्या होता है उनका कुछ पता नहीं। जब पकड़े जाते हैं तो बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं वो, और कभी भी कोई देश उनको क्लेम नहीं करता। वो क्रिप्टोनिम रख के, ठीक है ना, उस देश में आपको सपोर्ट कर रहा होता है। स्यूडोनिम क्या है बेटा? अगर जेके रॉलिंग ने ये लिखा होता कि भाई मैं अपनी महिला नाम जो है वो लिख दिया होता, तो उसका नॉवल उतना फेमस नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि महिलाएं जनरली पसंद नहीं की जाती है एज अ, जो कहते हैं, ऑथर के रूप में। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं और कुछ पुरुष क्या करते हैं, वो स्यूडोनिम रखते हैं, फॉल्स नेम रखते हैं। फॉल्स नेम रख के वो क्या करते हैं, अपना किताब उताब लिखते हैं। इसलिए स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, निम का मतलब नेम होता है। और नेक्स्ट वर्ड आ रहे हैं हम लोग ड्यूरा में। ड्यूरा कहते हैं ना, ड्यूरा सेल चले ज्यादा, एक तरह का बैटरी आता है, कहते हैं ड्यूरा सेल चले ज्यादा। ड्यूरा का मतलब ही होता है टिकाऊ, जो ज्यादा चले। ठीक है, ऐसे याद रखना, ड्यूरा सेल चले ज्यादा। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है? टिकाऊपन। और अगर आप एंड्योर कर सकते हो कोई चीज, देखे हो कल जो रवि का ही था कि उसको सेमीफाइनल में इतना बुरी तरह से दांत काट रहा था उसका ओपोनेंट, और उसने तब भी नहीं छोड़ा। उसने उस पेन को एंड्योर कर लिया, क्योंकि वो टिक गया इतना दर्द के बावजूद भी, अपने पूरे हिम्मत और ताकत के साथ वो टिका रहा। दैट इज टू एंड्योर। एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना। अब आइए नेक्स्ट पेज में। ड्यूरा का मतलब मैं बता चुकी हूं आपको, टिकाऊ। ठीक है ना? इसीलिए सब में ड्यूरा है, और सब में एक ही रूट है, और वो है टिकने का सेंस में, टिकाऊ, यानी लॉन्ग लास्टिंग। तीनों में वही है बेटा। ड्यूरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे जापान में बॉम्ब जो गिरा था, जानते हो उसके ड्यूरेटिव इफेक्ट्स अभी भी देखे जाते हैं। निरंतर लगातार जीन्स से वो ट्रांसफर हो रहा है वो इफेक्ट। So what is that? Denoting or relating to continuing action. Durative का मतलब टिका हुआ है यार, बहुत लंबा चलता जा रहा है, वो अभी भी कंटिन्यूड है। सो ड्यूरेटिव का मतलब है टिकाऊ या निरंतर। ठीक है? ड्यूरेबल, अगेन टिकाऊ। ड्यूरेबल भी एडजेक्टिव है, ड्यूरेटिव भी एडजेक्टिव है, लेकिन कोई सामान ड्यूरेबल होता है यार। कहते हैं ये बहुत ड्यूरेबल चीज है, देखो इतना सालों साल चल रहा है। लेकिन ड्यूरेटिव इफेक्ट का मतलब क्या कहा? निरंतर, लगातार। वंशज में भी वो जीन्स के थ्रू वो इफेक्ट आ गया। ड्यूरेटिव का मतलब है जिसका असर लगातार दिखता रहे, वो ड्यूरेटिव है। ठीक है? सो ड्यूरेटिव, ड्यूरेबल। और इनड्यूरेट क्या होता है? कोई चीज आपके अंदर लगातार वो बिठाए रखते बिठाए रखते बिठाए रखते, क्या होता है ना, धीरे 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 वो चीज आप हार्डेंड हो जाते हो। सो अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता रहता है, वो धीरे धीरे कठोर होता जाता है, क्योंकि इंड्यूरेटेड होता रहता है, मतलब वो उसी चीज में टिकता चला जाता है ना? चलो, इंड्यूरेट का मतलब बेटा, इंड्यूरेट मतलब एडजेक्टिव होता है, जिसको कहते हैं लगातार वो चीज होता है ना, टिकते हुए, टिकता रहा, उस पर टिकता रहा, धीरे धीरे कठोर हो गया। जैसे कोई चीज देखते हो, धूल जमता रहता, बाद में चट्टान हो जाता है, वैसे ही। सुनो नेक्स्ट, रूल द रूस्ट क्या होता है? ध्यान से देखना। रूस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का घर। अब भाई घर में कभी कोई देखते हो आप अपने पंछी लोग को देखना, कोई एकदम सीना चौड़ा करके और इधर से उधर फुदकता हुआ चलेगा, उधर से इधर चलेगा, वो क्या है? सबको डरा धमका के रखता है। दैट मीन्स वो पंछी रूल कर रहा है रूस्ट को। वैसे ही आपके घर में हो, आपकी कंपनी में हो, आपके ऑफिस में हो, अगर कोई व्यक्ति का वहां पे शासन चलता है, तो वो कहोगे कि ही और शी रूल्स द रूस्ट। जैसे अगर आप कहोगे, मैं कहूंगी अपने फादर से परमिशन लेके कल आ जाना, तो आप कहोगे मैम पापा तो सीधे हैं, माई मॉम रूल्स द रूस्ट। इसका मतलब होता है कि उन्हीं का शासन चलता है। इनसेसेंट का मतलब बेटा लगातार, जैसे इनसेसेंट रेन देख रहे हो, लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे आज दिल्ली में। होप अगेंस्ट होप, डॉक्टर कह रहा है भाई ये तो मर जाएगा क्योंकि इसका हालत खराब है, लेकिन उसके घर वाले क्या कहते हैं? कोई चमत्कार हो जाए शायद, ऐसा कुछ हो जाए शायद, है ना?
वो क्या कर रहे हैं भाई, होप अगेंस्ट होप कर रहे हैं। डॉक्टर कह दिया ये तो मरेगा ही, खत्म के से ये, लेकिन फिर भी कहते कोई चमत्कार हो जाए। दैट मीन्स समटाइम्स वी होप अगेंस्ट होप। बेटा हार्डेंड का मतलब होता है जो एकदम कठोर हो जाता है। हार्डेंड क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, वो एकदम चिकना घड़ा होते हैं। उनको चाहे जितना टीचिंग्स दे दो, जितना भी उनको सजा दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो इंड्यूरेट या हार्डेंड कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो पेज। हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मीनिंग क्या है? गैप का एग्जैक्ट मीनिंग खाली गैप का पूछोगे तो बक बक करना होता है, लेकिन वही जो आप बक बक कर रहे हो उसी से लोगों को मोह के अपने वश में करके अपने मंत्री बन गए, है ना। बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे ही जीतते हैं, खाली जुबानी जमा खर्च होता है उनका और कुछ नहीं, है ना। इसका मतलब दे हैव गिफ्ट ऑफ द गैप। ऐसा बोलते हैं कि आप समझते हैं बस यही तो मेरे पालनहार है और कोई मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। सो दे हैव नथिंग इन देम, नो क्वालिटी, बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब है द एबिलिटी टू टॉक परसुएसिवली, टू बी आर्टिकुलेट। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? आर्टिकुलेट होता है, ओरेटर होता है ना, इलोक्वेंट होता है। टू बी एन ओरेटर, और सिनोनिम लिख दो, इलोक्वेंट, टू बी इलोक्वेंट, articulate, orator, eloquent is a person who has the gift of the gap. Clear? Next out, hit below the belt. आप देखते हो, आपने महाभारत देखा होगा, जब दुर्योधन को उसके जंघा में, मतलब समझ लो कि प्राइवेट पार्ट्स में जब हिट करना शुरू किया अर्जुन ने, तब उस समय बलराम ने कहा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस जमाने से आज तक वो हिट बिलो द बेल्ट अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी चाहे जितना अच्छा रेसलर हो या जितना अच्छा बॉक्सर हो, अगर उसको प्राइवेट पार्ट में कोई मार दे तो ऐसे ही मर जाएगा, है ना। वो क्या लड़ेगा? परसुएसिवली का मतलब होता है बेटा जो आपको मना ले, राजी कर ले अपने अनुसार। मोहित, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो एग्जाम्पल तुमने दिया है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ उसको, ठीक है। सुनो, तो इसीलिए हिट बिलो द बेल्ट ये रॉन्ग सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति किसी को हिट बिलो द बेल्ट करता है, इसका मतलब गलत तरीके से, है ना। भीम ने मारा था, ठीक है ना, भीम ने मारा था, तो कृष्ण को बलराम ने कहा था कि ये गलत है जो तुम कर रहे हो। दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर तो व्रज का हो गया था, है ना, तो उसको सिर्फ कृष्ण ने चालाकी से सिर्फ उनका प्राइवेट पार्ट्स को ही तो नॉर्मल छूट गया था, बिकॉज उन्होंने चालाकी कर दी थी कुछ, है ना। तो उन्होंने कहा था जंघा में मारो, इसका मतलब है कि वही सेम प्राइवेट पार्ट्स के पास मारने को कहा था, तभी वो मरेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है गलत तरीके से चोट पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं किसी जिस बिजनेस में हूं, अगर मुझे कोई दूसरे तरीके से, कि क्या करेगा, कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा जो हमारे ऑफिस में बदमाशी करे, है ना, कुछ ऐसे तरीका सिस्टम बिगाड़ेगा कि हमारे टीचर्स छोड़ के भागे, तो वो सही कंपटीशन नहीं कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू हिट मी बिलो द बेल्ट, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू हिट मी बिलो द बेल्ट का मतलब हो गया कि टू बी मीन एंड अनफेयर, गलत तरीके से प्रहार करना। अगर खाली मीनिंग आया हॉल का, HAUL, तो बेटा इसका दो मतलब होता है। एक तो हॉल का मतलब घसीटना होता है, एक हॉल का मतलब होता है कलेक्टेड थिंग्स, चाहे वो स्टोलन हो या किसी तरह से जमा किया गया हो, है ना, कोई चीज इकट्ठा करके जो होता है ना। नाउन में इसका मतलब कलेक्टेड थिंग्स आता है, वर्ब में इसका मतलब घसीटना होता है। लेकिन मैं ईडियम जब पढ़ूंगी तो ईडियम में तो उसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है ना। तो उसमें क्या मीनिंग निकलेगा? उसमें मीनिंग निकलता है बुरी तरह से डांटना, और डांटने का सिनोनिम स्कोल्ड, चाइड, एडमोनिश, चास्टाइज, रेप्रिमांड, रिब्यूक, रिबफ। देखो इतने ढेर सारे सिनोनिम हैं सिर्फ डांटने का, स्कोल्ड, चाइड, एडमोनिश, चास्टाइज, रेप्रिमांड, रिब्यूक, रिबफ, ठीक है। नेक्स्ट आप,
हैव एन आयरन विल बेटा विल का मतलब विल पावर, और आयरन मतलब लोहा, लोहे की तरह विल पावर का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग विल पावर। वही तो देखो, टू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, टू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। कैस्टिगेट, यस वो भी चलेगा। डांटना का सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट आओ, रूल विथ एन आयरन फिस्ट और आयरन हैंड। इसका मतलब पूरी कंप्लीट अथॉरिटी के साथ शासन करना, यानी एकदम दबा के, है ना, आयरन मुट्ठी की तरह। जैसे कि देखे वो सद्दाम हुसैन देखो, जो मर गया। अभी आपका नॉर्थ कोरिया में क्या है, किंग जॉन क्या करता है वो, किम जॉन रूल्स विद एन आयरन फिस्ट, दबा के शासन करता है, यानी डिक्टेटरशिप की तरह। ठीक है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। भाई आयरन अगर हॉट होता है ना, और उस पर अगर आप लोहे से प्रहार करोगे तो जैसा शेप में ढालना चाहोगे वैसा शेप में ढल जाएगा। लेकिन अगर आयरन ठंडा है, उसको पीटो वो दो टुकड़े में टूट जाएगा। यानी कि सटीक समय पर काम करो ना। टू मेक है वाइल द सन शाइन्स, इसका एक और ईडियम है, टू मेक है वाइल द सन शाइन्स। आप जब गांव के हो तो आपको पता होगा, जो वहां पे गाय भैंस को जो चारा डाला जाता है ना, जैसे बिहार के तरफ उसको बिचाली कहते हैं, तो वो सुखाया जाता है जब धूप उगता है तब। अगर आप उसको बरसात के मौसम में सिखाओगे तो वो तो सड़ के खत्म हो जाएगा। वो एकदम गोल्डन कलर का तब बनता है ना जब धूप में अच्छे से सूखता है तब। तो वही तो है, हे तब बनाओगे ना जब सन शाइन करेगा। आयरन तब पीटो ना जब वो लोहा गर्म हो। आयरन इन द फायर। देखो जनरली आप देखोगे जो लोहार होते हैं, वो आयरन जितने फायर में रखते हैं ना उनके छड़े, उन सब पे उनको काम करना रहता है, तभी वो छड़ को आयरन में ये आग में डाल के रखता है ना। क्योंकि वो गर्म हो रहा है तब तक मैं इसमें काम कर रहा हूं, उसके बाद इसमें काम खत्म करूंगा तब तक तो दूसरा एकदम गर्म हो चुका होगा, फिर उसमें काम करना है। इसका मतलब है वो सब पे काम करना है, तभी तो उसको गर्म किया जा रहा है ना। वर्क इन हैंड, पीसेस ऑफ वर्क इन हैंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे कहोगे कोई दूसरा, जैसे मुझे केडी लाइव ने कहा कि मैम एक और बैच ले लो, मैं कहूंगी आई हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, आई कैन नॉट। मतलब मेरे हाथ में बहुत सारे बैचेस हैं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा आई हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, इसका मतलब उसके हाथ में कई काम है, अभी और काम नहीं ले सकता वो। नेक्स्ट आते हैं ईडियम हम लोग ऑक्स पे। ऑक्स का मतलब बैल, है ना। अब ब्लैक ऑक्स क्या होगा, तो हिंदू धर्म में जानते हो ना, कहते हैं जब यमराज आते हैं तो वो काले भैंसे पे बैठ के आते हैं, है ना। कहेंगे चल बहुत हरामखोरी कर लिया और बहुत लोगों को परेशान कर लिया, अब चलो मजे करो ऊपर चल के। तो कहते हैं जो काला भैंसा होता है वो एक तरह का अशुभ का प्रतीक होता है, राइट। तो यहाँ पे जो काला भैंस नहीं, यहाँ पे काला ऑक्स की बात कर रहे हैं, यानी ब्लैक ऑक्स, ये अशुभ चिन्ह है, यानी कि बैड लक। ठीक है ना। यानी ब्लैक ऑक्स जो है वो एक सिंबल है नाकामयाबी का एंड असफलता का, है ना। डम ऑक्स, एक तो कहते हैं ना बैल बुद्धि, एक तो बैल ऊपर से मुंह में कुछ बोलता ही नहीं है, यानी एकदम स्टूपिड, एकदम ही मूर्ख। डम ऑक्स का मतलब हो गया मूर्ख, अ स्टूपिड पर्सन। लेकिन इसका सिनोनिम देखो कितना ढेर सारा है, निनकॉम्पू, फूल, डोल्ट। ठीक है। नेटविट एंड इडियट। स्टूपिड और इडियट तो आप जानते ही होंगे। निनकॉम्पूप दो तीन बार आ चुका है। फूल तो बहुत ही आसान है। डोल्ट, मोरोन और नेटविट, याद रखना इन सब का मतलब है मूर्ख। ठीक है। डम ऑक्स। नेक्स्ट आओ, अभी ऑक्स का खत्म नहीं हुआ है। द ऑक्स इन द डिच। डिच का मतलब होता है गड्ढा, ध्यान से सुनना।
अगर आपका ऑक्स, यानी कि जिस ऑक्स से अगर किसान काम कर रहा है, अगर वो ऑक्स गड्ढे में गिर जाए, यानी कोई डिच हो उसमें गिर जाए, तो किसान को सब काम छोड़ के सबसे पहले पूरी ताकत लगा के 8-10 लोगों के साथ उस बैल को बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जितनी देर तक वो डिच में रहेगा वो पैर हाथ मारेगा और अपने वेट के कारण वो और धंसता चला जाएगा। यानी ऐसा काम जिस पर सब काम छोड़कर सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा, है ना? सो दैट वर्क इज द ऑक्स इन द डिच। ठीक है, बोलो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, टू प्ले ट्रुएंट। कई बार खाली ट्रुएंट वर्ड ही आता है। जानते हो ट्रुएंट कौन है? ऐसा व्यक्ति जो बिना परमिशन का काम से गायब रहे, है ना? कई बार ऑफिस में नहीं होते, हम कहोगे अच्छा सीट पे नहीं है, ही इज अ ट्रुएंट, है ना? इसका मतलब है कि बिना परमिशन का गायब रहता है। या फिर क्या कहोगे? ही प्लेस ट्रुएंट ऑल द टाइम, बार बार वो बिना परमिशन के गायब रहता है। टू प्ले ट्रुएंट का मतलब बिना परमिशन का गायब रहना, है ना? देखो, टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आओ, टू प्ले फास्ट एंड लूज। ऐसे याद रखो ना यार, कि मैं बहुत फास्ट ड्राइव कर रही हूं और सीट बेल्ट एकदम लूज पहने हुए हो, तो कहोगे कितने गैर जिम्मेदार हो, है ना? सोचते नहीं हो कि आपके बेटे का क्या होगा। भाई हमने इतनी इतनी फीस दे रखी है, हमारा क्या होगा, है ना? मर गए तो फीस भी रिफंड नहीं होगा, समझ लो, पहले से बता दे रही हूँ। ठीक है, तो कहोगे कितने गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हो आप। टू प्ले फास्ट एंड लूज का बेटा जनरली आता है टू बिहेव इन एन इररेस्पॉन्सिबल मैनर, लेकिन कभी कभी एक और मीनिंग इसका आता है टू बिहेव इन ए क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट मैनर, बेईमान तरीके से काम करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज का एक और मीनिंग है बेईमान तरीके से काम करना। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, इसको देखो जरा, इस पेज को। फ्रेंच लीव, यस गौतम, वेरी गुड। टू प्ले फास्ट एंड लूज के साथ आप ये भी लिख सकते हो, टू टेक फ्रेंच लीव, यस, इसको भी यहीं पर साथ में लिख। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू प्ले द गैलरी। जैसे अभी क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था भयंकर हालत में, but all the governments, whether it is the UP government or the Delhi government or the central government, they all try to play the gallery. किसी को टेंशन नहीं है, they all are just playing the gallery. इसका मतलब है लोकप्रिय कार्य को करना जो सही हो भी सकता है या नहीं भी, बस सबको खुश करना है। अगर कोई भी सेक्शन भारी भरकम संख्या में कुछ डिमांड कर दिया, संविधान में परिवर्तन करके बस उनको खुश करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है। सो टू डू समथिंग टू प्लीज समवन, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग फॉर द नेशन और द पर्सन, डजंट मैटर, है ना? टू डू थिंग्स दैट वन थिंग विल बी पॉपुलर अमंग मेनी पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट वन थिंग्स इज राइट, and that is called playing the gallery. To play the gallery means to please people, whether it is right or not. Okay, next आओ बेटा, truant का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एब्सेंट हो काम से, है ना, विदाउट परमिशन। इच्छा, समझ में आया? नेक्स्ट आओ, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। बेटा इसको ऐसे सोचो, जैसे जो लोग पोल्ट्री खोलते हैं वो डक्स रखते हैं, और डक मेल जो होते हैं उसको ड्रेक कहते हैं, है ना? डक्स एंड ड्रेक रखते हैं। और अगर मान लो उन्हीं के साथ खेलने लगे, उन्हीं के साथ लगाव हो जाए, तो कहेगा यार छोड़ो नहीं बेचेंगे, है ना? तो क्या कर रहा है? वो अपने मनी को वेस्ट कर रहा है, यानी जिससे वो पैसा कमा सकता है, जिस पैसे को इन्वेस्ट किया है, जिससे वो मनी और मल्टीप्लाई करेगा, वो वेस्ट कर रहा है। So remember, sometimes you
बाय थिंग्स विच आर यूजलेस फॉर यू, काफी महंगे सामान खरीदते हो, तो आपके फादर क्या कहेंगे? यू आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विथ माई हार्ड अर्नड मनी, है ना? हार्ड अर्नड मनी का मतलब कि मेरे मेहनत की कमाई को तुम बर्बाद कर रहे हो। टू केयरलेसली मिसयूज वंस वेल्थ, ऐसे समझो। तो उन्होंने क्या कहा? यू आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विथ माई हार्ड अर्नड मनी। यहां से जब मैं कहीं भी जाती हूँ, हर होर्डिंग पे गवर्नमेंट्स के एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं। पहले क्या होता था? कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट देते थे। अब हर जगह पे गवर्नमेंट अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। दे आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विथ अवर मनी दैट वी पे एज टैक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द डाउन ट्रोडन, है ना? जो अमीर होते हैं वो टैक्स देते हैं जिससे गरीबों का भला हो, बट द गवर्नमेंट इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विथ अवर हार्ड अर्नड मनी। क्लियर? प्ले योर कार्ड राइट। अगर आप सही कार्ड फेंकोगे सही समय पर तो बाजी जीत जाते हो ना। ताश में तो यही है, सही पत्ते आने चाहिए और सही पत्ते सही समय पर फेंक दोगे तो आप जीत जाओगे। यानी कि आप सही काम करना, है ना? इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, you will not face any problems in your life to behave in a way that gives you an advantage. ठीक है? To play second fiddle, दोहम दर्जा अपनाना, यानी कि जैसे देखते हो आप बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन जैसे कि श्रीदेवी हो, हेमा मालिनी हो, दे हैव प्लेड सेकेंड फिडल इन द लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड, नहीं? महसूस होता है, राइट? मतलब सेकेंड वाइफ थी अपने हस्बैंड की, यानी सेकेंड पोजीशन उन्होंने प्ले किया अपने हस्बैंड के लाइफ में। क्लियर? लास्ट पेज जरा इसको देखो। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट एंड पिक अप द गॉन्टलेट। ध्यान से सुनना। पहले जब राजा लोग जाते थे किसी युद्ध में, तो बेटा अब तो है कि हाँ ठीक है बुलेट प्रूफ जैकेट एंड ऑल है, उस समय तलवार चलती थी तो लोहे के वो पहनते थे, कवच पहनते थे वो लोग, है ना? और लोहे के ही हाथ में पहनते थे। और क्योंकि हाथ में ऑफ कोर्स आपको तलवार चलाना है तो हाथ में फिक्स्ड कवच नहीं पहन सकते हैं, वो ग्लव्स टाइप का एक होता था, ढीला ढाला ग्लव्स होता था जिसको गॉन्टलेट कहते थे, वो लोहे के बनते थे। आजकल देखोगे जो मेट्रो वगैरह में काम करते हैं वो रबर के वैसे दस्ताने पहने रहते हैं, उनको गॉन्टलेट। ठीक है? तो उससे वो अपना तलवार चला रहे, लेकिन वो भारी भरकम होता था। अब मान लो दुश्मन एकदम नजदीक आ गया, अब तो तलवार से नहीं कर सकते, तो क्या है, अब दोनों को हाथ से पकड़ के मल्लयुद्ध करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हर तरह का शक्ति होना चाहिए ना एक राजा में। तो वो क्या करते थे, अपने दस्ताने ऐसे खोल के फेंकते थे। थ्रो डाउन गॉन्टलेट का मतलब हुआ कि बस आ जा, इसका मतलब चुनौती देना। ठीक है? टू चैलेंज समवन। और इसी का हुआ कि जब मैंने अगर गॉन्टलेट फेंका और आपने ये चुनौती स्वीकार कर लिया, दैट मीन्स यू पिक अप द गॉन्टलेट। पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड अ चैलेंज। ठीक है? पुट वंस फुट डाउन। कई बार होता है ना, जैसे अगर आप किसी बच्चे को भी कहोगे, है ना, कि पढ़ना होगा, कभी उसमें क्या कहता है, हम नहीं करेंगे, पैर पटक के करता है नहीं करेंगे। पैर पटक के, वही तो कहा, टू एसर्ट वंस अथॉरिटी। जैसे कई बार आप गुस्से में अपने फादर को देखो, अपनी मदर को देखो, गुस्से में कि बिल्कुल नहीं, यानी एक पैर पटक के वो अपने अथॉरिटी को एसर्ट करते हैं। टू पुट वंस फुट डाउन का मतलब है कि अपने जो अथॉरिटी है, जो मेरे पावर है, उसको मुझे जोर देके बोल रही हूं, दृढ़ तरीके से अपनी बात या कार्य पर कायम रहना, टू एसर्ट फर्मली। डैम स्क्विब, बेटा स्क्विब का मतलब है स्मॉल फायर वर्क, नहीं होते हैं पटाखे, जो पटाखा है उसको कहते हैं स्क्विब। और डैम का मतलब क्या हुआ? डैम का मतलब हो गया भीगा हुआ। अच्छा, भीगा हुआ पटाखा को अगर पकड़ लोगे, ठीक है, स्मॉल फायर वर्क्स कहते हैं, फायर वर्क नहीं होता है वर्ड, फायर वर्क्स होता है। पटाखे को अगर आप भिगा दोगे तो क्या होगा, फुसफुसा के रह जाएगा, ठीक से फूटेगा नहीं। इसीलिए कई बार आपका कोई परफॉर्मेंस या कोई राइटिंग
अब जैसे आप बार बार कहते हो मैम वो कैब की बुक कब आएगी, है ना। सी, आई डोंट वॉन्ट माई बुक टू बी अ डैम स्क्विब। कहोगे यार इंतजार कर रहे थे, पैसा तो मैं बहुत भयंकर कमा लूंगी, अभी भी निकाल दूंगी तो खरीद तो सब लोग है। नहीं, तो बात है, कहोगे मैडम की किताब हट बेकार थी। यानी आई डोंट वॉन्ट माई बुक टू बी अ डैम स्क्विब। फाइन, इसका मतलब प्रभावहीन, समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज नॉट एज एक्साइटिंग और इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड। आए समझ में, इसीलिए टाइम लग रहा है नंबर। चलो, हमारा 7 नंबर खत्म हो गया और इसके साथ आज का क्लास खत्म हो गया।